आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं, आज हमने पढ़ना है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होती है, उसके स्टेजेस को पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं, और हम लोगों ने आज सेल डिवीजन के जो फेजेस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, आज उनको पढ़ेंगे, एक माइटोसिस को, और फिर हम पढ़ेंगे माइटोसिस के फेजेस को, और फिर उसकी हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे माइटोसिस के। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। हमने आज पढ़ना है सेल डिवीजन, stages of cell division, types of cell division, mitosis, phases of mitosis, significance of mitosis। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन जो है, सेल्स इंक्रीज इन अ नंबर बाय डिवीजन, दिस डिवीजन इज कॉल्ड सेल डिवीजन। आफ्टर ग्रोइंग टू अ मैक्सिमम साइज, सेल में अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है एक ऐसा, सेल का मतलब होता है सेल, जो कि हमारा एक बेसिक यूनिट है। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड होना, तकसीम होना, वहां से लिया गया है डिवीजन को। ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पेरेंट सेल से डिवाइड होते हैं सेल्स टू डॉटर सेल्स में, उसको कहा जाता है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल का डिवाइड होना और ज्यादा नंबर्स में, उस डिवीजन को कहते हैं सेल डिवीजन। और जो सेल डिवीजन होती है, ये इनकी जो ग्रो होती है, ये मैक्सिमम साइज में होती है, मैक्सिमम नंबर में होती है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सेल डिवीजन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स को बना दे, उसको कहा जाता है सेल डिवीजन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बेटा? यस टीचर। यस टीचर। यस टीचर। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, अब वर्ड से ही हमें पता चल जाता है किसको कहते हैं, सेल का डिवाइड होना। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल्स को बना दे, दो से ज्यादा सेल्स को बनाए, उसको कहा जाता है सेल डिवीजन। अब स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के कुछ स्टेजेस होते हैं जिसपे सेल डिवीजन मुश्तमिल होती है। ठीक है, सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। सेल डिवीजन जो है ये मुश्तमिल है 2 स्टेप्स पे। सेल डिवीजन जो होती है ये 2 स्टेप्स में मौजूद होती है। फर्स्ट होती है कायरोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस जो है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। कायरो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और नाइसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो इससे हमें क्या पता चला, कायरोकाइनेसिस वो डिवीजन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उस डिवीजन को कहा जाता है कायरोकाइनेसिस डिवीजन। आपको पता है हम यहाँ पे सेल की बात करेंगे, सेल का डिवाइड होना, तो सेल के अंदर हमें पता है कि सेल होता है, उसके बाहर वॉल होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको ट्रांसफर होना होता है। तो सबसे पहले कौन सी चीज डिवाइड होगी, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं कायरोकाइनेसिस। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, कायरोकाइनेसिस जो है, कायरो का मतलब होता है न्यूक्लियस, नाइसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो फर्स्टली जो सेल डिवीजन हो रही होती है उसमें जो पहला पार्ट डिवाइड होता है, तकसीम होता है, वो वाला पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फर्स्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, नाइसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, ये जो साइटोकाइनेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, काइनेसिस इन प्लांट्स, जो साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना प्लांट्स के अंदर, वो कैसे होता है, प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स।
तो उनके अंदर जो सेल डिवीजन हो रही होती है, उनके अंदर एक प्लेट्स बनी हुई होती है प्लांट्स के अंदर, जिसके थ्रू ये अपनी सेल डिवीजन को कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक प्लेट होती है, दो ग्रुप्स के अंदर, जो क्रोमोसोम्स के प्लांट के अंदर दो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर एक प्लेट होती है जो कि डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उनको कहते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। लेकिन जो एनिमल्स के अंदर है उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के स्टेजेस होते हैं जो कि सेल डिवीजन दो स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, नाइसिस का मतलब होता है डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है फर्स्टली। उसके बाद आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है न्यूक्लियस, नाइसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस प्लांट्स के अंदर कैसी होती है और एनिमल्स के अंदर कैसी होती है? साइटोकाइनेसिस जो प्लांट के अंदर होती है, ये होती है सेल प्लेट के थ्रू, मतलब उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके दो ग्रुप्स होते हैं, उनके दरमियान में एक प्लेट होती है, इसको सेल प्लेट कहते हैं। वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट डिवीजन। लेकिन जो साइटोकाइनेसिस एनिमल, जो एनिमल्स के अंदर हो रही होती है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो टीचर। समझ में आ गया सबको? नो टीचर। यस टीचर। ओके बेटा, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं, तो अब हम वो स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन है उसके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? जो सेल डिवीजन हो रही होती है हमारी बॉडीज के अंदर, वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। पढ़ते हैं माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, माइटोसिस a cell division in which parent cells divided into two daughter cells in a way that the number of chromosomes in the daughter cells remains the same as the parent cell। अच्छा, माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है वो होती है हमारे सोमैटिक सेल्स में। आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है, सेक्स सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो कि एक पेरेंट से बेबी को बॉर्न करने में हेल्प करवाते हैं। और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये बॉडी बनाने में हेल्प करवाते हैं, उनको कहा जाता है सोमैटिक सेल, जो कि बॉडी के सेल्स होते हैं। तो जो माइटोसिस सेल डिवीजन होती है वो हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है। ठीक है, ये सेक्सुअल में नहीं होती, एक इसमें होती है माइटोसिस, जो कि हमारे सोमैटिक सेल्स हैं, हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस डिवीजन होती है। ठीक है, ये वाली जो डिवीजन होती है आमतौर पर हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है। जब हमें की चोट लग जाती है या फिर हमारी बॉडी में कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो कुछ दिन के बाद हमारा वो वाले जो पार्ट्स होते हैं दोबारा से रिकवर हो जाते हैं, मतलब दोबारा से वो रीजनरेट बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? वो इन्हीं माइटोसिस की जो डिवीजन हो रही होती है उनको थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, माइटोसिस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था, वेल्थर फ्लेमिंग। ये एक साइंटिस्ट था जिसने माइटोसिस को डिस्कवर करवाया था कि माइटोसिस एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, जो कि सोमैटिक सेल्स में मौजूद होता है। ये हमारा सेल को डिवाइड कर रहा होता है एक सेल से दो सेल्स के अंदर। ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, जो सेल माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जो कि जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बना देते हैं, लेकिन जो उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट ही रहते हैं। जितने पेरेंट्स में होते हैं उतने ही उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी होते हैं, उतने ही उनके डॉटर सेल्स में भी जाते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है माइटोसिस।
मैं एक बार फिर से आपके साथ रिपीट करती हूँ, माइटोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है ये सोमैटिक सेल्स में होती है, जो कि हमारे बॉडी सेल्स हैं, ठीक है। जब हमें की चोट लग जाए या फिर हमें कोई इंजरी वगैरह हो जाए, उस दौरान फिर से हमारी जो बॉडी होती है, जो वो हिस्सा होता है, वो रिकवर हो जाता है, दोबारा से बन जाता है। वो किसकी वजह से बनता है? माइटोसिस की वजह से ही बनता है, क्योंकि जो हमारे सेल्स हो रहे होते हैं वो दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। किसकी वजह से रिकवर होते हैं? क्योंकि माइटोसिस की सेल डिवीजन की वजह से हो जाते हैं। माइटोसिस को फर्स्टली डिस्कवर किया था वेल्थर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट था जिसने माइटोसिस के बारे में स्टडी किया था। फिर उन्होंने बताया कि माइटोसिस क्या है, एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, ठीक है। अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स को बनाता है, और जो उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर, उतने ही सेम टू सेम हम उनके पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है माइटोसिस। ठीक है बेटा, आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है? नो टीचर। ओके, अब देखते हैं फेसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के कितने फेज होते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होती है, उसके बाद वो कितनी स्टेजेस में होती है, तो दो स्टेजेस में हो रही थी, एक थी काइरोकाइनेसिस और दूसरी थी साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हमने क्या देखा कि उसकी हम दो टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के? टू टाइप्स होते हैं, एक था माइटोसिस और दूसरा था मियोसिस। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस क्या था वो मैंने आपको भी बताया, पेरेंट सेल से डिवाइड हो जाते हैं टू डॉटर सेल, और उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं जितने पेरेंट्स में उतने सेम टू सेम उतने ही उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है माइटोसिस। अब माइटोसिस की फर्दर फेसेस होते हैं, जो कि देयर आर 4 फेसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के कितने फेसेस हैं? 4 फेसेस हैं। एक है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टीलोफेज। ठीक है, ये क्या है? माइटोसिस के फेजेस है। माइटोसिस के 4 स्टेप्स होते हैं, फेजेस कहा जाता है स्टेप्स को, ठीक है। माइटोसिस के कितने स्टेप्स होते हैं, फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। जब ये चारों फेज हो जाते हैं तब वो सेल डिवाइड होता है कंप्लीटली, तब वो एक न्यू सेल को बना लेता है। तो अब हम इनको फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये फेजेस का क्या काम होता है और ये क्या करते हैं। हमारे पास सबसे पहला फेज है प्रोफेज। प्रो का मतलब ही होता है अर्ली, फेज का मतलब होता है स्टेज, ठीक है। क्या है? प्रो का मतलब है अर्ली, फेज का मतलब है स्टेज। तो ये माइटोसिस का पहला फेज होता है। प्रोफेज इज द अर्ली फेज ऑफ माइटोसिस। क्या है? ये सबसे शुरुआती फेज होता है माइटोसिस का। जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट होती है तो तब माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा होता है? पहला ही फेज है जिसका नाम है प्रोफेज। इनके अंदर क्या चेंजेस होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग अर्ली फेज, जब अर्ली फेज स्टार्ट होता है तो उनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ सेल कंडेंस एंड बिकम विजिबल एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। अर्ली फेज के अंदर क्या होता है, उनका जो न्यूक्लियस है उनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं जो कि एक पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है, एक जाल बना हुआ होता है क्रोमेटिन्स का, उसको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। वो कंडेंस होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपस में जकड़ा हुआ क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है। और फिर जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट होती है तो वो हमें क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाता है, मतलब एक थ्रेड लाइक की स्ट्रक्चर में नजर आना शुरू हो जाता है। ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। हर एक जो क्रोमोसोम्स होता है वो मुश्तमिल होता है 2 क्रोमेटिड्स पे, ठीक है। क्या है इसके अंदर? जो सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, और वो कंडेंस होता है क्वाइल ट्यूब्स में मौजूद होता है, ठीक है, आपस में मिला हुआ होता है जाल की तरह। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, और वो किस फॉर्म में नजर आता है हमें? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नजर आता है। क्रोमोसोम्स के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक धागेदार स्ट्रक्चर होती है, उस फॉर्म में हमें नजर आता है। हर एक जो क्रोमोसोम्स होता है
वो कंसिस्ट होता है 2 क्रोमेटिड्स पे, ठीक है। क्रोमेटिड्स कहते हैं एक क्रोमोसोम जो आपस में अटैच हो जाता है उसको कहा जाता है, जब 2 क्रोमोसोम आपस में अटैच हो जाते हैं उसको कहते हैं क्रोमोटिड्स। और प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। डिसअपियर का मतलब होता है आज डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। और उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाती है। जब न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना था बेटा? ओके। The nuclear membrane gradually disappear. Centromere divided into 2 centriole. और जो सेंट्रोमियर होता है जिसको हम सेंट्रोसोम होता है उसको मैंने आपको पहले जब हम ऑर्गेनेलीज को पढ़ रहे थे मैंने तभी बताया था, जो सेंट्रोसोम्स होता है ये सेल डिवीजन के अंदर काम करता है, ठीक है। तो वो होता भी एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेंट्रियोल्स के अंदर, ठीक है। ईच मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड फॉर्म द स्पाइनल पार्ट। दो सेंट्रियोल के अंदर जो वो डिवाइड हो जाता है तो एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। एक ऊपर चला जाता है, एक उस साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे मूव कर जाता है, और वहां पर जाकर ये क्या बनाते हैं, स्पाइनल फाइबर्स को बनाते हैं। These fiber extend toward the margins of cell arise constitute the ester। और ये जो फाइबर होते हैं इनका काम क्या होता है, स्पाइनल फाइबर का क्रोमोसोम्स को मूव करवाना एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, प्रोफेज क्या है, एक सबसे पहला फेज होता है जिसको कहा जाता है अर्ली फेज। और ये वो फेज है जिसके अंदर इनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में पाया जाता है, वो फिर बाद में चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं 2 क्रोमेटिड्स पे। क्रोमेटिड्स कहा जाता है जब एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम आपस में डबल हो जाते हैं, और जो डबल क्रोमोसोम्स को कहते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमेटिड्स इसको कहा जाता है, 2 क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ जाते हैं उसको कहा जाता है क्रोमेटिड्स। और 2 क्रोमोसोम्स को जोड़ने वाला कौन होता है, वो होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। कौन जोड़ता है उनको, उनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है 2 क्रोमोसोम्स को आपस में, और उस फॉर्म को कहा जाता है क्रोमेटिड। और उसके बाद जो न्यूक्लियस होती है वो डिसअपियर हो जाती है, डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस टूटना शुरू हो जाता है, और उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। तो और इनके अंदर जो सेंट्रोमियर होते हैं वो डिवाइड होके 2 सेंट्रियोल बना देते हैं, और 2 सेंट्रियोल जो हैं वो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ, एक इस तरफ दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है, और फिर ये क्या बनाते हैं, जाकर स्पाइंडल फाइबर को बनाते हैं। और ये जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको मूवमेंट करवाना एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, उसको कहा जाता है प्रोफेज। अब इसके डायग्राम में देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। ये एक डायग्राम है प्रोफेज की, ठीक है। आप देखें एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। ये क्रोमोसोम्स कैसे नजर आ रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। सम टाइम ये क्या है, ये आपस में बिल्कुल कंजस्टेड होते हैं, बिल्कुल कोइल्ड फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद अब ये किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं आपको, सिस्टर्स की फॉर्म में, मतलब 2 क्रोमोसोम आपस में अटैच हो गए और इन्होंने क्या बना लिया, क्रोमेटिड्स को बना लिया। और इनको जोड़ने वाला कौन था, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। वो एक प्रोटीन है जो कि 2 क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ के क्रोमेटिड्स को बना देता है। और यहाँ पे देखें थोड़ा सा साइड के अंदर आप देखें व्हाइट कलर की जो बड़ी बड़ी सी लाइंस नजर आ रही हैं और 2 पोल्स नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल मैंने अभी बताया क्या है, जो कि स्पाइनल फाइबर्स को बनाते हैं,
और जो स्पाइंडल फाइबर हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करवाने में क्रोमोसोम्स को हेल्प करवाते हैं। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देखिए, इधर सेंट्रोमियर लिखा हुआ होगा। सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, ये दो जो है क्रोमोसोम्स जो हैं उनको आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेते हैं, दो चॉक्स हैं, चौक को पकड़ा, चौक को हम आपस में जोड़ेंगे तो वो नहीं जुड़ेगा जब तक उसके अंदर हम कोई चीज लगा ना दे, ग्लू वगैरह टेप वगैरह लगा ना दे। ठीक है, जब उसके अंदर कोई चीज लग जाएगी तो वो आपस में चिपक जाएंगे, तो वो क्या बना, अगर एक चौक की बात करें तो वो क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर एक चौक या अगर एक पेन की बात करें तो वो क्या है, एक क्रोमोसोम है। फिर उसके साथ हम दूसरा चौक लगा दें, दूसरा चौक लगा दे तो क्या हो जाएगा, दो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, दो क्रोमोसोम्स बन गए। उसके अंदर दो क्रोमोसोम जब आपस में डबल हो जाते हैं, दो चौक जब डबल हो गए उसको हमने क्या कहा, ये क्रोमोटिड्स बन गए हैं। ठीक है, अब क्रोमोटिड्स तो बन गए, वो एक क्रोमोसोम आया, दूसरा क्रोमोसोम आया, साथ में अटैच्ड हो गए। अब उनको जोड़ने वाला कौन है आपस में, वरना तो वो दोनों सेपरेट सेपरेट होते रहेंगे, उनको कोई जोड़ेगा तभी वो एक साथ में क्रोमोटिड्स के फॉर्म में मौजूद रहेंगे। तो वहां पे एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रोमियर, जो कि उनको चिपकाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ, प्रोफेज के अंदर क्या होता है। प्रोफेज एक वो फेज है जब से अर्ली फेज है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसका न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमें अर्ली फेज के अंदर क्या होता है, आकर अर्ली जो उसका प्रोफेज होता है उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स की शक्ल में हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, जब एक क्रोमोसोम डबल फॉर्म में हमें नजर आते हैं, उसको कहा जाता है क्रोमोटिड्स। और यही क्रोमोटिड्स जब इनको जब जोड़ने वाला जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रोमियर, जो कि इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होके अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। जब वो मूव कर जाएंगे तो क्या बनाते हैं, स्पाइनल फाइबर्स को बनाते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, क्रोमोसोम्स को मूवमेंट करवाना, उसको कहा जाता है स्पाइनल फाइबर्स। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको, किसी को क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ ले, मैं दोबारा से बता देती हूँ। एनी क्वेश्चन बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? यस टीचर। ठीक है, अच्छा देखिए एक नोट है, जो सेंट्रियोल है ये एब्सेंट होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, बट स्पाइनल फाइबर्स आर फॉर्म्ड हियर विदाउट देम। ठीक है, इनके अंदर प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन जो सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, अब आ यस जाते टीचर। हैं, अब आ जाते हैं सेकेंड फेज पे, जिसको कहा जाता है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज जो है ये माइटोसिस का सेकंड फेज है। माइटोसिस का पहला फेज हमने पढ़ा जिसको हम कहते हैं प्रोफेज, और उसका दूसरा फेज है जिसको कहा जाता है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये क्या है, मेटाफेज सेकंड स्टेज है माइटोसिस का। चेंजेस ड्यूरिंग मेटाफेज, अब हम देखते हैं कि जब मेटाफेज हो रही होती है उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। Duplicate copies are elongate at equator. Each chromosome is attached to the separate spinal fiber by its centromere. Sister chromatids point to opposite pole. इसके अंदर क्या होता है, मेटाफेज के अंदर जब सेल डिवीजन इसके अंदर हो रही होती है तो इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर में। इक्वेटर कहा जाता है सेंटर पार्ट को, मिडल प्लेट को। ठीक है, अब आपको इस डायग्राम में भी शो हो रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये क्या है, क्रोमोसोम से ये कहां पर आकर रेंज हो गए, कहां पर हैं, ये सारे मिड के अंदर हैं, मतलब उनकी इक्वेटर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कहां पर मौजूद है, मेटाफेज एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर के अंदर, मतलब उसके मिड प्लेट के अंदर, दरमियान के अंदर अटैच हो जाते हैं। और इसके अंदर जो ईच क्रोमोसोम्स होता है वो अटैच हो जाता है सेपरेट स्पाइंडल फाइबर के साथ। ठीक है,
क्या होता है यहाँ पे, मेटाफेज जो है इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर के अंदर। इक्वेटर का मतलब होता है मिड प्लेट, जो सेंटर में आकर सारे अरेंज हो जाते हैं। और जितने भी ईच क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं सेपरेट स्पाइंडल फाइबर के साथ। ठीक है, एक एक क्रोमोसोम्स अलग अलग होकर अटैच हो जाता है किसके साथ, स्पाइंडल फाइबर के साथ। उनको अटैच करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, सेंट्रोमियर होता है। हम काइनेटोकोर भी कहते हैं इस प्रोटीन को, और सेंट्रोमियर भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम है सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर भी कहा जाता है। वो क्या काम करता है, इनका यही काम होता है कि उनको आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं वो सेंट्रोमियर करता है। और इसके अंदर जो भी क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज जो है ये, दोबारा से आपको मैं एक बार रिपीट करती हूँ, मेटाफेज जो है ये सेकंड फेज है सेल डिवीजन का। ठीक है, किसका, ये सेकंड फेज है सेल डिवीजन का, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं। जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर कहा जाता है मिड प्लेट को, जो सेंटर वाला हिस्सा होता है। आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा सारे क्रोमोसोम्स कहाँ अटैच्ड हैं, इसके इक्वेटर के अंदर अटैच्ड है। और हर क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच हो जाता है। और ये स्पाइनल फाइबर के साथ एक एक क्रोमोसोम कैसे अटैच होता है, सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर वो उसको उसके साथ अटैच कर देता है। क्यों इनके साथ ये सेपरेटली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि अब इन्होंने क्या करना है, हर क्रोमोसोम ने एक स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव करना है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, हर एक एक क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेटली अटैच हो जाता है स्पाइनल फाइबर के साथ। अगर आप लोग इसको सिंपली समझें तो इसको बस ये कहें, जो मेटाफेज होता है ये सेकंड फेज है, जिसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर के अंदर। ठीक है, उसकी जो मिड प्लेट होती है सेंटर के अंदर अटैच हो जाते हैं। और साथ में एक एक जो क्रोमोसोम्स होता है वो जाकर अटैच हो जाता है सेपरेट स्पाइनल फाइबर के साथ, सेंट्रोमियर उनको जोड़ देता है, उसको कहा जाता है मेटाफेज। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस Yes, टीचर। teacher. ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फेज पे। थर्ड फेज जो है इसको कहा जाता है एनाफेज। अभी हमने पढ़ा था प्रोफेज, दूसरा पढ़ा था मेटाफेज, तीसरा पढ़ा, अब देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ तब आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया था, प्रोफेज के अंदर हमने देखा कि उसका जो न्यूक्लियस था उसके अंदर पूरा नेटवर्क बना हुआ है क्रोमेटिन का। ठीक है, और वो क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम्स के अंदर वो चेंज हो गए। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स के अंदर आ गए फिर उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम ने एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ अगर अटैच हो गया, डबल हो गया, तो उसको कहा गया, जब डबल क्रोमोसोम हो गए तो वो क्रोमेटिड्स बन गए। ठीक है, एक क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है दो क्रोमेटिड्स पे, मतलब दो क्रोमोसोम आकर जुड़े तो वो क्रोमेटिड्स बन गए। और उनके जोड़ने वाला जो प्रोटीन था वो था सेंट्रोमियर। फिर जो सेंट्रोमियर था वो डिवाइड हो गया दो किसके अंदर, इस दो डिवाइड हो गया दो सेंट्रियोल्स के अंदर। और फिर सेंट्रियोल्स ने क्या किया, स्पाइंडल फाइबर्स को बनाया। स्पाइंडल फाइबर ने क्या करना है, क्रोमोसोम्स को मूव किया। ठीक है, क्या किया स्पाइंडल फाइबर ने, क्रोमोसोम्स को मूव करना शुरू कर दिया। जब हम सेकंड फेज में पहुंचे, जब उसने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर दिया, तो मेटाफेज के अंदर आकर क्या हुआ, जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सारे कहाँ पहुंच गए, उसकी इक्वेटर में पहुंच गए, मिड के अंदर पहुंच गए। यही हुआ था, कहाँ पहुंच गए थे सारे क्रोमोसोम्स, उसकी मिड के अंदर सेंटर में पहुंच गए। उसको कह रहे थे मेटाफेज। और फिर क्या किया, एक एक क्रोमोसोम्स अटैच हो गया, किसके साथ अटैच हुआ, अलग अलग स्पाइंडल फाइबर के साथ वो अटैच हो गया। और जब अलग अलग स्पाइंडल फाइबर के साथ अटैच किसने किया, उसको सेंट्रोमियर ने किया। तो उन्होंने क्या किया, जब वो एक एक अलग अलग स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच हो गए थे तो अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर दिया अपोजिट पोल के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं एनाफेज के अंदर क्या होता है। ठीक है, एनाफेज जो है ये थर्ड फेज है माइटोसिस का। इसके अंदर चेंजेस क्या होती हैं एनाफेज के अंदर,
सेंट्रोमियर जो होता है ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स डिवाइड एज अ रिजल्ट क्रोमोटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जब हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि एक जो क्रोमोसोम्स था वो डबल हो गया था, यही पढ़ा था। मेटाफेज के अंदर भी वो डबल ही रहा था, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हुआ, इक्वेटर से इक्वेटर में आ गए। अब क्या हुआ, एनाफेज के अंदर आकर हर एक जो क्रोमोसोम्स था वो एक दूसरे से सेपरेट हो गया। तो क्रोमोटिड्स किस फॉर्म में आ गए, दोबारा से एक एक क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ गए, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर एनाफेज के अंदर, हम पहले पढ़ते आ रहे थे क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में चेंज हो गए थे, क्रोमोटिड्स में, क्रोमोटिड्स बन गए थे, मतलब डबल हो गए थे। और अब एनाफेज के अंदर आकर क्या होगा, एक एक जो क्रोमोटिड्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ सेपरेट हो गए, उनको सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। आपको पता है ना, हमने कहा था कि उनको जो क्रोमोसोम्स को जोड़ने वाला था वो कौन जोड़ा था, सेंट्रोमियर जोड़ा था। तो एनाफेज के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो आकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड हो जाएगा तो क्रोमोटिड्स एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, एक एक क्रोमोसोम्स बन जाएगा। क्रोमोटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स बिगन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, और हर एक एक क्रोमोसोम जो होगा वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। पोलर एक्सपांडर लेंथ one set of chromatid move towards one pole while the other set toward the other pole, ठीक है। जो आधे क्रोमोसोम्स हो गए वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो दूसरे क्रोमोसोम्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। मतलब ये दोनों ही अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। एक सेट जो होगा क्रोमोटिड्स का, क्रोमोसोम्स का, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और दूसरा सेट जो होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब आप इस और साइटोकाइनेसिस यहाँ पर टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एनाफेज के अंदर क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो टूटना शुरू हो जाएगा। अब इस डायग्राम में आप देखें, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है, जो कि सेंटर में एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, वहां पे वो इसके इधर अब तीन स्ट्रक्चर दिखाई गई है, एक मेटाफेज की, एक एनाफेज की, और लास्ट वाले टीलोफेज की। मेटाफेज के अंदर आप लोग देखें, जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सारे सेंटर के अंदर अरेंज हो गए थे। नजर आ रहे हैं आप लोगों को, वो किस फॉर्म में है, क्रोमोटिड्स की फॉर्म में ही मौजूद है। अब हमने क्या कहा कि एनाफेज के अंदर आकर वो क्या करते हैं, इनके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड हो जाता है, वो टूट जाता है, जो कि दो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ा था, जो क्रोमोटिड्स बना रहा था, वो एनाफेज में आकर डिवाइड हो गया। जब वो डिवाइड हो गया तो इसने क्या किया, अलग अलग क्रोमोटिड्स हो गए, उनके अलग अलग क्रोमोसोम्स में चेंज हो गए। फिर एक एक जो क्रोमोटिड्स था, जो क्रोमोसोम्स था, वो किसके साथ अटैच्ड हो गया, अलग अलग स्पाइंडल फाइबर के साथ अटैच्ड हो गया। और इसने क्या किया, स्पाइंडल फाइबर ने एक जो क्रोमोसोम्स का सेट है उसको एक तरफ ले जाएंगे, और दूसरा जो सेट है उसको नीचे ले जाएंगे। आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, आप देखें कुछ क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कुछ क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ही अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर गए। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. ठीक है बेटा। अब देखें, अब हम देखते हैं टीलोफेज में क्या होता है। अब देखें, ये सारे ही सेल डिवीजन के हम पढ़े थे ना, सेल डिवीजन का जो हम पार्ट पढ़े थे माइटोसिस, ये सारे ही माइटोसिस के फेजेस हैं। ये जब चारों फेज हो जाते हैं, ये एक सेल के अंदर हम बात करें कि एक सेल के अंदर ये सारे सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, और वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, माइटोसिस का हो रहा है। जब ये चारों फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तब वो एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था प्रोफेज, वो आपको समझ में आ गया होगा प्रोफेज में क्या होता है। उसके बाद सेकंड फेज में प्रोफेज के अंदर वो क्या करता है कि क्रोमोसोम्स को बना देता है, और फिर वो स्पाइनल फाइबर की तरफ मूव करवाना शुरू कर देता है। जब मूव होना शुरू हो जाते हैं तो वो आकर इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हमने कहा था मेटाफेज है। और उसके बाद एनाफेज में उसने क्या किया, जितने भी क्रोमोसोम्स थे उनको सेपरेट कर दिया। जब उनका सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से सेपरेट हो गए। जब सेपरेट हो गए तो वो एक एक स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच्ड हो गए। जब वो एक एक स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच्ड हो गए तो उन्होंने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। एक सेट ने ऊपर की तरफ मूव किया, दूसरे सेट ने नीचे की तरफ मूव किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारे तीन फेजेस थे। अब पढ़ते हैं टीलोफेज क्या होता है। ये हमारा लास्ट फेज है जिसको हम कहते हैं फोर्थ फेज, ठीक है। टीलोफेज जो है इज द लास्ट
स्टेज ऑफ माइटोसिस, ये आखिरी स्टेज है माइटोसिस का। इसके अंदर कौन सी चेंजेस होती हैं? इसमें देखें, क्रोमेटिड्स ईच रीच द पोल्स, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं पोल्स की तरफ। ठीक है, क्या करते हैं, जो क्रोमेटिड्स थे, हमने अभी कहा था एनाफेज के अंदर क्या हो रहा था, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो गए थे। एक साइड ऊपर की तरफ गया, एक साइड नीचे की तरफ गया। आखिरकार टीलोफेज में आकर क्या हुआ, जो क्रोमेटिड्स थे, उनके जो क्रोमोसोम्स थे, वो क्या करने लग गए, वो आखिरकार पहुंच ही गए अलग अलग पोल्स की तरफ। ठीक है, नाउ दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। फिर उन्होंने किस में हो क्या बन गया, उसको हम कहते हैं वो क्या है, क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक है, दे आर मूवमेंट केसेस, जब मूवमेंट हो रही होती है इनकी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, वो क्या थी, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो रही थी, जो कि वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए थे। और इनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेंबर रिफॉर्म्ड। अच्छा, जो टीलोफेज है ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, प्रोफेज के। प्रोफेज के अंदर जैसा हो रहा था ना कि उसके अंदर डिसअपियर हो रही थी, न्यूक्लियस टूट रहा था, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस थी, मेम्ब्रेन थी, वो डिग्रेड हो गई थी। और टीलोफेज के अंदर क्या होगी, न्यूक्लियोलाइज, जो न्यूक्लियर उनकी मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं दोबारा से बताती हूँ टीलोफेज क्या है। जो क्रोमोसोम्स थे वो आखिरकार कहाँ पहुंच गए, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए और अपनी जगह पर पहुंच गए। उसको कहते हैं, कैसे पहुंचे, जब उनकी मूवमेंट हो रही थी तो वो मूवमेंट की वजह से वो वहां पर पहुंच गए, और उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो दोबारा से बनना शुरू हो गई, और उनके अंदर जो न्यूक्लियाई था वो हमें नजर आना शुरू हो गया। और डॉटर न्यूक्लियर डिप्लॉइड, डॉटर न्यूक्लियर क्या है, इसको कहते हैं डिप्लॉइड है। और इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नियरली कंप्लीट, तो टीलोफेज के अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा दो हिस्सों के अंदर, उसको कहा जाता है टीलोफेज। अच्छा, मैं दोबारा से एक बार बताती हूँ क्या है टीलोफेज जो है ये। अब इसके अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं, और इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो दोबारा से रिफॉर्म्ड होना शुरू हो जाती है, और इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो पेयर हो जाता है। और जो है इसके अंदर जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है वो डिप्लॉइड होता है। साइटोकाइनेसिस इज नियरली कंप्लीट। अच्छा, अब देखें डिप्लॉइड, जहां पर वर्ड आ जाता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब होता है कंप्लीटली, जितने क्रोमोसोम्स होते हैं ना पेरेंट्स के अंदर, वो सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाते हैं इसके अंदर, अपने ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उतने। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि कांस्टेंट नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, तो जो 46 के 46 ट्रांसफर होके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि जो डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डिप्लॉइड है। मतलब जो 46 पेरेंट्स के अंदर थे वही सेम कहाँ पर चले गए, उनकी ऑफस्प्रिंग्स में चले गए, जिसकी वजह से ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अगर हम डिप्लॉइड की बात करते हैं, ये दो फॉर्म्स होते हैं, डिप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है सेम टू सेम जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। अगर हम हैप्लॉइड की बात करें, हैप्लॉइड होता है मियोसिस के अंदर, उसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर रिप्रोडक्शन करें, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उनमें न्यू बेबी बन रहा होता है, तो वहां पर 23 आधे आधे आते हैं, जिसको कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ पेरेंट्स मदर से आते हैं और हाफ फादर से आते हैं, आकर वो 23 मदर से आ गए, 23 फादर से आ गए, वो आकर कितनी हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब आधे उनसे आकर 46 क्रोमोसोम पेरेंट्स में बच्चे के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। टीलोफेज, इसकी डायग्राम में देखें तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये देखें इसकी डायग्राम, इसका नोट पढ़ते हैं पहले। ईच डॉटर न्यूक्लियर कंटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर एंड देयर पेरेंट सेल इन द वे डॉटर सेल्स आर एक्सपेक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट सेल। आप देखिए वही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि ये क्या होता है, जो कि पेरेंट से जो डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उनके अंदर सेम क्रोमोसोम्स के नंबर ट्रांसफर हो जाते हैं, जितने पेरेंट्स के अंदर होते हैं उतने ही ट्रांसफर होकर उनकी ऑफस्प्रिंग्स उनके डॉटर सेल्स में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट सेल के।
बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बना रहे हो। अच्छा देखें, एक सिंपल सी लेते हैं, हमारी कोई कट लग जाता है हमारी बॉडी पे, कोई मांस वगैरह उतर जाता है, तो दोबारा से जैसे हमारा पहला होता है वैसा ही आता है या फिर कोई चेंज आ जाता है? सेम ही आता होगा, क्योंकि हमारी जैसी बॉडी है वैसे के वैसे ही उतने ही क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये किस में होती है, हमारी बॉडी सेल्स में हो रही होती है, जिसकी वजह से कहते हैं ये एग्जैक्ट कॉपीज ही बनाता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे वो अपने डॉटर सेल्स को बना रहा होता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ, पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम्स थे वो अलग अलग हो गए और दोबारा इन्होंने क्या बना दिया, दो सेल को बना दिया, इनका साइटोप्लाज्म बीच में से टूट गया, एक सेल एक बन गया और दूसरा दूसरा बन गया। जहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं दो सेल्स। पिछली वाली स्लाइड में अगर देखेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, सिर्फ एक ही सेल की बात हो रही थी ना एनाफेज के अंदर। ये टीलोफेज, अगर आगे वाले डायग्राम देखें टीलोफेज की, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, तो क्या बन गए, दो डॉटर सेल्स बन गए। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है बेटा? टीचर इसमें टाइम कितना लगता है रिया? किसके अंदर बेटा? ये माइटोसिस का में होता है तो इसमें टाइम कितना होता है? सेल डिवीजन देखो, डिफरेंट डिफरेंट सेल डिवीजन हो रही होती है ना। देखो एक जो बॉडी सेल्स की होती है इसके अंदर तो फ्यू डेज लगते हैं, 2 से 4 दिन, ठीक है। जो सेक्सुअल होती है उसके अंदर कुछ ज्यादा डेज होते हैं, वो पूरा एक बेबी बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। बट इसकी जो सेल डिवीजन हो रही होती है इसके अंदर फ्यू डेज। अभी आप लोग खुद ही देखें, जब हमारी बॉडी के ऊपर से कोई चीज उतरती है तो वो एक दिन में सेट नहीं होती, 2 दिन में, 3 से 4 दिन लगते हैं, तब जाकर हमारी पूरी बॉडी रिकवर होती है। ऐसा ही होता है। मतलब इसको फ्यू डेज रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ दिन के अंदर अंदर ये सेल डिवीजन कंप्लीट करता है। अब इसकी एक और डायग्राम है, मैं आपके साथ शो करती हूँ, आप उसको देखें। ठीक है, कुछ अच्छा पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय माइटोसिस, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, बढ़ता है माइटोसिस, बिकॉज द सेल्स मेक देयर एग्जैक्ट कॉपीज बाय माइटोसिस। जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं माइटोसिस की वजह से, ठीक है। क्या है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है माइटोसिस के प्रोसेस में और वो एग्जैक्ट कॉपीज बना रहा होता है पेरेंट जैसी ही ऑफस्प्रिंग्स की। It accounts for the ability of trees to grow large each growing seasons because roots and shoot tips have ability to divide through the lifetime। देखें ये क्या करता है, ये माइटोसिस जो ट्रीज के अंदर, प्लांट्स के अंदर हो रही होती है वो कैसी होती है, सीजन वाइज होती है ना। अब हर प्लांट का एक अलग सीजन होता है, जैसे आजकल हमारा मैंगो का सीजन चल रहा है, कभी बनाना का सीजन चल रहा होता है, मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट का सीजन चलता है। तो यहाँ पे क्या है, हर एक जो है अलग अलग सीजन चल रहा होता है, अलग अलग सीजन में ट्रीज ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, माइटोसिस की वजह से करते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है उनके रूट्स एंड टिप्स के अंदर। अब हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना टिश्यू, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे एबिलिटी होती है, वो प्लांट को कैसे बड़ा करते हैं। तो उनकी शूट्स और उनकी टिप्स और उनकी रूट्स के अंदर एबिलिटी होती है खुद को डिवाइड करने की लाइफ टाइम के लिए, मतलब पूरी जिंदगी के लिए वो डिवाइड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी के पार्ट्स को। तो उनके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, माइटोसिस प्रेजेंट होता है। विथ फ्यू एक्सेप्शंस ऑल काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस बाय माइटोसिस। जो माइटोसिस होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये प्लांट्स के अंदर होती है और एसेक्सुअल का मतलब जो हमारे अंदर हो रही होती है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होकर रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, उसको कहा जाता है माइटोसिस। ये सेक्सुअल में नहीं होती, ठीक है। सेक्सुअल में क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर उन लोगों ने पूरा एक बेबी न्यू बनाना होता है। यहाँ पर सिर्फ हमारी बॉडी की सेल्स में हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होकर रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, उसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल्स, क्या बनाते हैं, दूसरे न्यू सोमेटिक सेल्स को बनाते हैं। अगर एक सेल हमारा डैमेज हो जाता है तो वहां पर हमारा दूसरा सेल्स बन जाता है, सच एज ब्लड सेल्स डिपेंड्स ऑन माइटोसिस। जो हमारे ब्लड सेल्स हो रहे होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, माइटोसिस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। The hitting of wounds, repair of wear and tear with organism is also depends upon the mitotic division। जब किसी को हीटिंग मतलब कोई जल वगैरह जाते हैं हमारे, हम कोई चीज लग जाती है गर्माइश की वजह से, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे माइटोटिक की डिवीजन होती है जो को उनको दोबारा से रिफॉर्म कर देती है, दोबारा से बना देती है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड, क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड होते हैं हर स्पीशीज के अंदर। माइटोसिस इंश्योर दैट द नंबर इज कीप्ड कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं हर स्पीशीज के अंदर। जैसे हमारे कांस्टेंट है 46, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ मैं आपको बता देती हूँ कैसे किन के अंदर कितने कितने होते हैं। जैसा कि मैन है, हमारे अंदर है वो 46 होते हैं। फ्रॉग की बात की जाए तो फ्रॉग के अंदर उनकी फ्रॉग की पूरी स्पीशी, एक फ्रॉग नहीं, जितने भी फ्रॉग हैं, जितनी भी स्पीशी कहा जाता है, एक तरह के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे आ जाए तो उसको कहा जाता है स्पीशी है। तो जितने भी पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉग हैं उनकी एक स्पीशी होती है, उनके अंदर 26 ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद चैंपांजी जो होता है उसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे कि फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिलिया एक फ्रूट फ्लाई होती है जो कि फ्रूट्स के ऊपर जाती है, फ्लाई मक्खी, उसके अंदर 8 होते हैं। ऑनियन के अंदर 16 होते हैं क्रोमोसोम्स। पोटैटो के अंदर जो आलू होता है उसके अंदर 48 होते हैं। गार्डन पी जो होती है उसके अंदर 14 होते हैं। मतलब सब के अंदर ये उनकी स्पीशीज हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर और स्पीशीज के अंदर इतने इतने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम जो होते हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है, कांस्टेंट ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। जब ये चेंज हो जाते हैं तो मतलब फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है। किसी को कोई ऑर्गन ज्यादा हो जाते हैं, किसी को कोई ऑर्गन, जब किसी के अंदर क्रोमोसोम्स की 47 हो गए तो उसका कोई ना कोई एक डिसऑर्डर होगा, कोई ऑर्गन ज्यादा होगा। अगर उसके अंदर नहीं है क्रोमोसोम्स, क्या है, कम हो गया, तब भी उनके अंदर कोई डिसऑर्डर होता है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो कांस्टेंट ही रहते हैं। आप इस डायग्राम में देखें, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ डिफरेंट स्टेजेस दिखाए गए हैं माइटोसिस के, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला स्टेज देखें, तो पहले स्टेज में क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो सबसे पहले फेज को कहा जाता है इंटरफेज। ये सारे किसके फेजेस हैं, माइटोसिस के ही फेजेस, जो कि अभी हमने पढ़े थे वही सेम फेजेस हैं। यहाँ पर वो सारे कंबाइन करके लिखे गए हैं, जो कि आप लोग इसको देखो और इसको समझो। मैं आपको बताती हूँ, पहला जो फेज है, जो आपको पहले डायग्राम नजर आ रही है, ये है इंटरफेज। इसको कहते हैं रीस्टार्टिंग स्टेज होता है, जो कि रेस्टिंग स्टेज कहते हैं ना। अभी स्टेज बनना शुरू होती है, सेल डिवीजन होना भी शुरू हो गई, ये पहला स्टेज होता है। जी अमूलक बेटा, कुछ कहना है आपको? अमूलक बेटा, आपको कुछ कहना है? ओके, तो ये पहला फेज है हमारे पास। जी जी कहें। ठीक है, ये हमारा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस टीचर। ये क्या है, हमारा पहला फेज है जिसको कहा जाता है इंटरफेज। ये रेस्टिंग स्टेज होती है, मतलब अभी सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, ये पहला ही स्टेज है। इसके अंदर आप लोग देखें कैसे, मैंने अभी आपको बताया था प्रोफेज के अंदर क्या था कि ये क्या है, प्रोफेज के अंदर मैंने आपको अभी बताया था कोआइल्ड फॉर्म में मौजूद है, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ होता है। तो यहाँ पे अब इसके न्यूक्लियस में देखिए पूरा एक जाल बना हुआ है, क्रोमेटिन नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। उसके बाद इसका दूसरा फेज देखिए, इसको कहते हैं अर्ली प्रोफेज। ठीक है, वही प्रोफेज की बात हो रही है, ये है अर्ली प्रोफेज।
मतलब शुरुआती फेज। इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं ना आपको, अलग अलग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं सबको, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। उसके बाद इसका मिड प्रोफेज देखें, दरमियान वाला, तो एक क्रोमोसोम क्या हुआ, आपस में डबल हो गए। यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा डबल, क्या है, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम आपस में अटैच्ड हो गए, दोनों ने क्या बना लिया, क्रोमोटिड्स बन गए। क्रोमोटिड्स को जोड़ने वाला मैं आपको भी बताया था सेंट्रोमियर होता है। ये चारों ही फेज, जो चारों ही यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये प्रोफेज की ही स्ट्रक्चर है। जो अभी हमने पहले पढ़ा था ना प्रोफेज, ये सारी उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे पहले बता दिया था, यहाँ पे डायग्राम के अंदर अलग अलग शो भी कर दिया है कि आप लोगों को इजिली समझ में आ जाए। क्या था, पहला स्ट्रक्चर देखें, उसमें क्रोमोटिन जो नेटवर्क था पूरा क्वाइल फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद हमने कहा था कि वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या दूसरी स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है, वो क्रोमोसोम्स बन गए। उसके बाद थर्ड में देखें तो क्रोमोसोम्स डबल हो गए, तो डबल हो गए तो वो क्रोमोटिड्स बन गए, उनको जोड़ने वाला प्रोटीन था वो सेंट्रोमियर था। उसके बाद इसी का जो लास्ट फेज है जिसको कहा जाता है लास्ट प्रोफेज, तो यहाँ पे आप लोग देखिए स्पाइनल फाइबर बनना स्टार्ट हो गए, बन गए स्पाइनल फाइबर। स्पाइनल फाइबर जो लाइंस बारीक बारीक से आपको नजर आ रही है थ्रेड लाइक, ये क्या है, स्पाइनल फाइबर्स हैं। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्रोमोसोम्स को मूव करवाना, क्रोमोटिड्स को मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डायग्राम देखें मिड फेज की, जो कि सेकंड लाइन में सेकंड पिक्चर है। तो यहाँ पे मेटाफेज मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप लोग देखें इस डायग्राम में जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए, उसके सेंटर में इकट्ठे हो गए। इसको कहते हैं सेंट्रल फेज, जिसको हम कहा जाता है बीच वाला हिस्सा, उसमें पूरे के पूरे आकर अटैच्ड हो गए, जिसको हम कहते हैं मेटाफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये अलग अलग स्पाइनल फाइबर के साथ यहाँ पे अटैच्ड होना शुरू हो गए हैं और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद अर्ली एनाफेज देखें। अर्ली एनाफेज जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग स्पाइंडल के साथ में अटैच्ड हो गए और इन्होंने क्या किया, क्रोमोटिड्स के अंदर जो सेंट्रोमियर था इनको जोड़ने वाला, वो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने की वजह से ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ठीक है, जब अलग अलग हो गए तो उन्होंने एक अलग अलग क्रोमोसोम ने एक एक स्पाइनल फाइबर के साथ जाकर अटैच्ड हो गए और इन्होंने क्या किया, स्पाइनल फाइबर्स ने जो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ मूव करवाना शुरू कर दिया। स्पाइनल फाइबर का काम ही ये होता है कि वो मूवमेंट का काम करते हैं, क्रोमोसोम को मूव करवाने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इसका लेट एनाफेज। लेट एनाफेज के अंदर आप लोग देखें तो क्या हुआ, जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो आखिरकार अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए, वो पहुंच गए अपने लास्ट कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये था लेट एनाफेज, मतलब ये एनाफेज थे। एनाफेज के बाद क्या हुआ, टीलोफेज के अंदर आकर जो क्रोमोसोम्स थे वो दोबारा से किसमें चेंज हो गए, क्रोमोटिन नेटवर्क उनका बनना शुरू हो गया टीलोफेज के अंदर आकर, और इनका जो साइटोप्लाज्म था वो डिसअपियर होना शुरू हो गया, साइटोप्लाज्म यहाँ से टूटना शुरू हो गया। ठीक है, और सबसे लास्ट फेज देखिए जहां पर दो डॉटर सेल्स बन गए। यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म पूरी न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही थी, फिर उसके बाद टीलोफेज के अंदर आकर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और टीलोफेज ने एंड में क्या बना दिया, पूरे दो डॉटर सेल्स बना दिया। आप टीलो डॉट इस सेल्स को देखें तो इसके अंदर सेम टू सेम वैसे ही आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा जैसा कि सबसे पहला फेज था प्रोफेज, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर वैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल ये सेम टू सेम वैसे ही बना देता है दो डॉटर सेल। एक सेल से कितने सेल्स बन गए, दो डॉटर सेल्स बन गए। इस डिवीजन को कहा जाता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, क्या कहा जाता है इस डिवीजन को, माइटोसिस डिवीजन। ये डिफरेंट स्टेजेस थे, पहला था प्रोफेज, दूसरा था मेटाफेज, तीसरा था एनाफेज, चौथा था टीलोफेज। मैं एक बार फिर से आपको सिर्फ 2 से 4 लाइन में पूरे का पूरा प्रोसेस बताती हूँ मेटाफेज का। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 से 3 मिनट में हम इसको बताती हूँ आपको। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट से सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स को बना देता है। ठीक है, फिर सेल डिवीजन के दो स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं, एक स्टेज है कायरोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। उसके बाद माइटोसिस था। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिससे पेरेंट सेल से दो
एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाए उसको माइटोसिस कहा जाती है। और जितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं पेरेंट्स के अंदर वो सेम टू सेम उतने ही ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी ट्रांसफर हो जाए, उस प्रोसेस को कहा जाता है माइटोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है ये सोमैटिक सेल्स में होती है और इसको डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेल्थर फ्लेमिंग, इसने इसको डिस्कवर करवाया था। उसने कहा था कि ये सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स में माइटोसिस होता है। और फिर हमने पढ़ा माइटोसिस के 4 फेजेस। माइटोसिस 4 फेजेस पे डिपेंड करता है, फिर जाकर एक सेल से 2 सेल्स को बनाता है। तो पहला फेज था प्रोफेज, जिसके अंदर हमने देखा कि वो पहले क्रोमेटिन फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, पूरा एक नेटवर्क होता है। फिर उसके बाद वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। फिर क्रोमोसोम्स जब 2 आपस में जुड़ते हैं तो क्रोमेटिड्स बना देते हैं। क्रोमेटिड्स को जोड़ने वाला कौन था? सेंट्रोमियर था। सेंट्रोमियर था। उसके बाद क्या थे जो सेंट्रोमियर थे? सेंट्रोसोम था। उसने डिवाइड होकर 2 सेंट्रियोल्स बना लिए। सेंट्रियोल्स ने क्या किया? स्पाइनल फाइबर्स बनाए। स्पाइनल फाइबर का काम क्या होता है? क्रोमोसोम्स को मूव करवाना अपोजिट पोल की तरफ। उसके बाद फिर जब वो क्रोमोसोम्स मूव करना शुरू हो गए तो मेटाफेज में पहुंच गए। मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स थे वो सारे कहाँ अरेंज हो जाते हैं? अपने इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं, दरमियान में अरेंज हो जाते हैं और वो अलग अलग स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है? जो के अलग अलग पहले वो अटैच होना शुरू हो गए थे, फिर उन्होंने क्या किया? जो क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिड्स थे इनके अंदर जो सेंट्रोमियर था वो डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया तो वो खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो गए क्रोमोसोम। जब अलग अलग हो गए क्रोमोसोम्स तो उन्होंने क्या किया? एक एक स्पाइनल फाइबर के साथ अटैच हो गए। अटैच होने के बाद उन्होंने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। टीलोफेज के अंदर वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। वो एक ऊपर चला गया और दूसरा नीचे चला गया। जब टीलोफेज के अंदर क्या हुआ? दोबारा से जो पूरा साइटोप्लाज्म होगा वो टूट जाएगा। एनाफेज के अंदर ही फिर टीलोफेज के अंदर क्या होगा? दोबारा से न्यूक्लियाई अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और इसके अंदर वही स्ट्रक्चर बन जाते हैं जैसा कि प्रोफेज की थी कि वही क्रोमेटिन नेटवर्क बन गया उसके अंदर और उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। 2 इसने डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स को बना लिए। इसको कहते हैं, ये क्या था? स्टेजेस थे माइटोसिस के, जो कि मैंने आपको अभी दोबारा से बताया कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं। ये आज हमने सिर्फ माइटोसिस को पढ़ा है जो कि सेल डिवीजन का एक फेज पढ़ा है, स्टेज डिवीजन पढ़िए। ठीक है, कल हम इसका दूसरा टाइप जब नेक्स्ट सेशन होगा तब हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है मियोसिस। फिर हम मियोसिस के फर्दर स्टेजेस पढ़ेंगे, मियोसिस के अंदर कितने फेज होते हैं और उसका काम क्या होता है। ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ लें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता देती हूँ फिर से। नो टीचर। समझ में आ गई सबको? गर्ल्स बॉयज? यस टीचर। यस टीचर। यस टीचर। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको आपका असाइनमेंट बता रही हूँ, आप लोग सुन लें। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में भी लिख दूंगी। आप लोग जो है नेक्स्ट सेशन में कल आपके पास 2 डेज हैं, 2 डेज से 3 डेज के अंदर आप जो मियोसिस सेल डिवीजन है ना जो नेक्स्ट वाली है उसकी सिर्फ डायग्राम बना के आप लोग डायग्राम बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। आपकी जो जिनके पास बुक्स हैं बुक्स के अंदर पिक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, पेज नंबर 37 38 पे होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो आप लोग वहां से देखिएगा, वहां पे पिक्चर मौजूद होंगे। आप लोग वो डायग्राम बनाएंगे और उनको नाम मेंशन करेंगे और मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में वो डायग्राम शेयर कर देंगे। ठीक है, मैं आपकी उसके अंदर भी लिख देती हूँ, आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है बेटा, आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड हुआ। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जब हमारा नेक्स्ट होगा। जी मनीष बेटा बोले। टीचर यहाँ पे तो चैट बॉक्स का ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा? नो टीचर। देखें जहां पर आपको टाइटल नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 2 टॉपिक सेल डिवीजन नजर आ रहा है। यस टीचर। उसके साथ में एक छोटा 2 बॉक्स बने हुए हैं ना, एक वो है जहां पे हम पार्टिसिपेंट को देख सकते हैं, उसके दरमियान में एक छोटा सा और बॉक्स होगा, वो है आपके पास? नो टीचर। आपके पास नहीं है? बाकी बच्चों के पास चैट बॉक्स आ रहा है या नहीं आ रहा? यस टीचर अभी आ गया। यस अभी आ टीचर। गया। जी बेटा, बस यस इसी टीचर आ चैट रहा बॉक्स के अंदर जी जी बेटा ठीक है, आपने चैट बॉक्स के अंदर सेंड कर देनी है। ठीक है, है। ओके टीचर।
ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा, ठीक है, याद से। यस टीचर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।